क्योंकि जिस तरह से 53,000 से ज़्यादा वोट अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी इस तरह से लेता है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने चौंकाया और बड़ी जीत हासिल की। हमारे साथ तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए कि आखिरकार ये चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं और इसके कारण क्या रहे, बीजेपी के हारने के कारण क्या रहे, निर्दलीय प्रत्याशी कहाँ पीछे रह गए, क्या कमी रह गई, क्या कोई कारण थे, और बीजेपी किस तरह से इस चुनाव को लड़ी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। शायद कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी, पहले भी बातचीत की थी और तमाम चीज़ें उन्होंने बताई थी, वो बहुत सटीक भी बैठी है। पांडे जी, जिस तरह से परिणाम आया, इस परिणाम के लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए, जिस दिन हम लोगों ने एग्जिट पोल की बात करी थी कि एक दिन पहले कि वहाँ पर नरेश मीणा और मोरपाल सुमन में सीधी टक्कर है, 500 से वो जीतेंगे और 5,000 से हारेंगे, वो तो साफ रहा। 210 वोटों से जीत हार दोनों की हुई आपस में। लेकिन जिस तरीके से प्रमोदजन भाया आगे निकल जाएंगे चुपचाप तरीके से, लोग कहते हैं मोर निकलेगा, लेकिन भाया निकल गए। और भाया के निकलने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। समीक्षा जारी है भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, तमाम लोग समीक्षाएं कर, हम लोग भी सोच रहे हैं कि भाया की चर्चा भी नहीं थी। लेकिन एक बात वहां पर हर कोई ये कह रहा था कि भाजपा में बितरघात होगा। भाया वहां पुराने प्रत्याशी हैं, मैंने ये पहले उस दिन भी कहा, 5वीं बार के प्रत्याशी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वहाँ कौन वोट दे रहा, कौन वोट नहीं दे रहा, ये भी नज़रों से पता चल जाता जो नेता होते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर जो प्रमोदजन भाया थे, उनके जो लोग हैं वो बूथ पर जो काम करने वाले, जो वोट दिलाने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा मजबूत दिखे इन दोनों की तुलना में। जैसे कि अब ये देखा जाए कि अगर आप गांव वाइज देखिए, जहां जहां वोटिंग हुई है, मोरपाल सुमन अपने ससुराल में अपने घर पे वोट नहीं पाए हैं उस तरीके से। जो हम लोग ये मान के चल रहे थे, हर कोई ये मान रहा था जो राजनीति को समझता है कि अगर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का जोर लग गया है तो रोड शो के बाद माहौल बदल गया है। लेकिन उसके बाद ही जो है, जब नरेश मीणा का रोड शो हुआ, जो उनकी रैली हुई, जो हनुमान बेनीवाल, संजय सिंह, इन सबकी जो बड़ी रैली हुई, उसका मैसेज ये गया कि मोरपाल सुमन का जो वोट मोरपाल सुमन को जाना था वो तब्दील हो गया नरेश मीणा की तरफ। वहाँ पर मांगरोल और सिसवाली वाले इलाके में आप देखेंगे। दूसरी तरफ अंता में सबको ये उम्मीद थी कि बीजेपी यहाँ प्लस में रहेगी, बीजेपी वहाँ पर भी माइनस हो गई। अब दो बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं, एक तो धाकड़ वोटर्स की और माली वोटर्स की। जो सुमन है, जो वहाँ के माली वोटर्स हैं, वो मोरपाल सुमन के नाम पर इकट्ठा नहीं हो पाए। वो इस बात पे इकट्ठा नहीं हो पाए कि एक तो नाराज थे कि प्रभुलाल सैनी नहीं थे, प्रभुलाल सैनी उन्होंने विश्वास जताया, 2 बार वो लड़े, एक बार चुनाव जीते, एक बार मंत्री बने, एक बार हार गए। लेकिन दूसरी बार जब उनको आना चाहिए था उपचुनाव में, तो फिर मोरपाल सुमन आ गए, तो मालियों का उस तरीके का उनसे कॉन्टैक्ट नहीं बन पाया। ये जो आप नाम ले रहे प्रभुलाल सैनी, हाँ। प्रभुलाल सैनी की वहाँ चर्चा भी थी, हम जब कई लोग, आप भी गए, हम भी, तो वहाँ पर प्रभुलाल सैनी का नाम भी लेते थे और विकास की बात भी होती थी कि उनके कार्यकाल में बहुत काम भी हुए। लेकिन वो इस चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनका भी कोई संकेत इस तरह का, क्योंकि चुनाव प्रचार में अगर पार्टी करने नहीं जाए प्रभुलाल सैनी, तो कहीं ना कहीं तो बात थी, उनके अंदर कोई टीस थी। देखिए, उनके अंदर टीस थी। प्रभुलाल सैनी दबंग नेता थे, उस इलाके में दबंगई चलती है। मोरपाल सुमन बेहद सरल नेता रहे और उनको कोई जानता भी नहीं था उस तरीके से। उन्हें लगा सरकार उनके साथ है, चुनाव जीत जाएंगे। वो मालियों से भी मिलने नहीं गए। कुछ माली वोटर्स बता रहे थे कि मोरपाल सुमन को देखा ही नहीं है। तो ये पब्लिक का खुद का डिसीजन होता है कि उसे अपने प्रत्याशी को देना है, जाति पर जाना है, दूसरे के पास जाना है कि तीसरे के पास जाना है। ये डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पर बना रहा। जो सबसे बड़ी बात आपने कहा कि मोरपाल सुमन के नाम की घोषणा करने में बीजेपी ने काफ़ी देरी लगाई। तो जब हम लोग ग्राउंड पे गए तो वहाँ हमारी बात हुई किसी से, उन्होंने कहा कि मैडम ने कहा कि हमें कोई प्रत्याशी दे दो मेरे मन का, मैं जिता दूंगी। तो बीजेपी ने भी फ्री हैंड दे दिया। अब जब प्रत्याशी उनके मन का था, स्थानीय था, हर कोई ये कहता था कि मोरपाल सुमन बहुत सरल हैं, बहुत बेहद सरल हैं, स्थानीय हैं, बहुत कमज़ोर हैं, पार्टी के हिसाब से चलेंगे, नेता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जो सारी बातें हो रही थी। लेकिन मुझे एक बात बहुत अंदर से पता चली कि प्रभुलाल सैनी के नाम की घोषणा होने वाली थी, उसके पहले ही वहाँ के एक बड़े नेता ने उनका नाम कटवा दिया कि अगर वो बनेंगे तो मंत्री बनेंगे, बनाना पड़ेगा, और मंत्री बनेंगे तो फिर उस नेता की वैल्यू कम हो जाएगी। उसने ये समझते हुए मोरपाल सुमन को टिकट दिला दिया। लेकिन मोरपाल सुमन को टिकट देने में और उनको बताने में बहुत देरी हो गई, जिसका नुकसान आज बीजेपी को उठाना पड़ा। जिस तरह से वहाँ अब बात कर रहे हैं धाकड़ समाज की, हीरालाल नागर उस समाज से आते हैं। हीरालाल नागर कहीं दिखे नहीं। कई और नेता, टूडीलाल मीणा समाज के नेता हैं, बीजेपी के एक्सपेक्टर भी माने जाते हैं मीणा समाज के लिए, वो भी कहीं नजर नहीं आए। तो क्या लगता है कि इनकी दूरी भी कहीं ना कहीं
कार्यकर्ताओं में एक मैसेज चला गया और जो वोट बैंक था बीजेपी का, अंता की जो बात करने के अंता में बीजेपी का वोट है वहाँ से भी पिछड़ गई। तो ये बहुत सारे कारण रहे। देखिए, एक बात हम लोग उस दिन भी कर रहे थे ये बात कि हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान के, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, दिया कुमारी डिप्टी सीएम हैं और किरोड़ीलाल मीणा यहाँ के किसान नेता हैं, किसान मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। ये 4 नेता भले ही वहाँ पर फैक्टर नहीं डाल पाते, मैं मानता हूँ नहीं डाल पाते, हो सकता नहीं डाल पाते, लेकिन ये 4 मंत्री जब वहाँ घूमते तो 40 लोगों को आश्वासन देते कि भैया हम आपका काम करेंगे। या जिनके काम नहीं हुए होंगे, जो रुके होते हैं, जो नाराज होते हैं, मुझे याद आ रहा है कि झुंझुनू का चुनाव चल रहा था, उपचुनाव, और राजेंद्र बाबू एकदम पूरा दुपट्टा पहन के बैठ रहे थे। उनका मैं इंटरव्यू लेने गया उनके कार्यालय में, तो उसी समय 2 लोग काम लेके आ गए। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, भाई साहब चुनाव लड़ना है, काम करो इनका। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये चीज़ वहाँ पर गैप हो गया। फिर उसी स्टाइल में राजा और रानी और महारानी और भजन लाल लोग मिल नहीं पाए। बोले यार क्या मतलब हो रहा है, चुनाव चल रहा है, कोई नेता नहीं। अच्छा, उसमें प्रेमचंद बैरवा ने बड़ी मेहनत लगाई, तो बस स्टैंड की बात हो गई, उन चलो हाँ कर दिया। लेकिन अगर कृषि मंत्री वहाँ डोलता टहलता, कृषि वो किसान बेल्ट है, वहाँ किसानों की बात हो रही थी, कृषि उपज मंडी की बात हो रही थी, किसानों के हित की बात हो रही थी। अगर किरोड़ीलाल मीणा वहाँ घूमते तो कम से कम मीणा वोट भले भी नहीं देता, लेकिन वहाँ जो लोग, जिन लोगों का काम वर्षों से महीनों से रुका रहा होगा, वो कम से कम कनेक्ट होते और कहते यार ठीक है, मंत्री मिला है, इसे अपना काम इसी से बहाने इसी समय करा लो, और ये अच्छा मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर काम आता। लेकिन बीजेपी ने रणनीति अपनाई, नहीं मैडम को अगर दे दिया है तो वो जाने, उनका काम जाने। अब आप हीरालाल नागर की जो सांगोद जो है वो अंता सटी हुई विधानसभा है। आप जैसे ही अंता से 12 की तरफ निकलेंगे तो आपको दिख जाएगा पुल के पास कि सांगोद जाने का इलाका इधर है। सांगोद का वो जो गांव था भरतपुर कुंदनपुरा का, वही झोपड़ी वाला गांव तो अंता में ले लिया था भाया ने, जिसको कहा भाया रे भाया बहुत खाया, झोपड़ी वाला गाँव खाया। भौगोलिक तौर पर वो अंता में आ गया और राजनीतिक तौर पर वो सांगोद में है। तो उनका न आने का ये बड़ा मैसेज था कि धाकड़ समाज को लगा कि अगर हमारे बीच में हमारा नेता नहीं आ रहा है तो हमारा काम नहीं होना है, तो क्यों फिर चुने इसको मोरपाल सुमन को, फिर मैडम के पास ही जाना है और राजा के पास जाना है। तो ये असर शायद बीजेपी इसको इस असर को शायद बीजेपी समझने में देरी कर गई और इसी का नतीजा गुटबाजी में बदल गया। अगर ये लोग दिख गए तो गुटबाजी समझ में आ जाती, गुटबाजी नहीं है, वो मैसेज गया, ये वो मोरपाल सुमन जीतेगा, फिर वहीं 12 हमें जाना होगा सांसद जी के घर पे। तो ये मैसेज नहीं क्लियर हो पाया। अगर प्रभुलाल सैनी होते तो ये होता नहीं, हमारा नेता है, मजबूत नेता है, लड़ेगा और ये पावरफुल नेता है, पहले मंत्री रहा है, तो हमें इससे सीधी बात करनी पड़ेगी। उनको लगा कि मोरपाल जीत तो जाएगा, लेकिन हमें सेकंड चैनल से मिलना होगा, पहला चैनल तो राजा और मैडम का ही रहेगा, जो वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि रात में जो माहौल बना वहाँ का धाकड़ और माली वोटर, वो सद नहीं पाया बीजेपी से और वो दूसरी तरफ चला गया। उसका नतीजा आपके सामने है। अपन बात कर लेते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी की नरेश मीणा लग रहा था कि बहुत अच्छी फाइट करने वाले, हालांकि 53 से ज्यादा हजार वोट लगा लेना किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 20-30 महीने में वो इस तरह से 3 चुनाव लड़ते हैं और 3 चुनाव में बड़ा वोट बैंक ले जाते हैं। कहाँ अब कमी रह गई नरेश मीणा की, किन बातों को लेकर आप मैं कहेंगे कि भाई ये कमियां रही हैं, इस वजह से नरेश मीणा पीछे रहे? भाई कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया किस तरह से मजबूती के साथ बूथ मैनेजमेंट किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें कमी की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने देखा जब वहाँ पर हम लोग चुनाव में थे तो हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी, उनकी बात हो रही थी। भाई हम लोग कहीं किसी भी गांव में जा रहे थे तो 10 लोगों से बात हुई, 5 लोग कहते थे नहीं इस बार हमको बदलाव करना है, ये करना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो बड़ी चूक हो गई वो ये हो गई कि हनुमान बेनीवाल साहब जो इन्होंने सभा की मंगरौल में, वहाँ से इन्होंने मैसेज किया कि अगर नरेश मीणा आएगा तो अधिकारियों की खैर नहीं है। मुझे लगता है नरेश ने बड़ा कंट्रोल पूर्वक अपना चुनाव लड़ा, ये थोड़ी सी चूक हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का दूंगा कि अखिलेश यादव का बूम बूम मामला चल रहा था, भयंकर वाला मामला, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा कि हमारी बात हो गई है भैया से, और जब सरकार आई अपनी आ रही है सरकार तो पहले अधिकारियों का हिसाब किताब होगा, फिर यहाँ से हम उनको जाने देंगे। तो ये मैसेज जो अधिकारियों को आपने धमकाया मंच से, और बेनीवाल ने कहा कि उस एसडीएम को 10 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, तो एक जो ये था कि ये जीत के आएंगे थप्पड़ पड़ेंगे अधिकारियों को, नेताओं को, तो ये माहौल नहीं क्रिएट करने देना है। मुझे लगता है कि यहीं से नरेश का जो है पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया। आप देखो नरेश ने मांगरौल सिसवाली बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जैसे शहर की तरफ आया अंता की तरफ वहाँ फेल हो गया, और नरेश ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। इससे बेहतर चुनाव नरेश कभी नहीं लड़ सकते किसी सीट पे, खास करके इन सीटों जनरल सीटों पे।
जहाँ मीणा बाहुल इलाके वहाँ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नरेश ने जैसे चुनाव हारने के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव करके सबसे पहली बात बोली कि हमें सभी समाज के लोगों ने मत दिया है, मैं इस बात को फील कर रहा हूँ, सबका धन्यवाद, और मीणा समाज को भी सभी समाज का सम्मान करना चाहिए। ये बात नरेश को समझ में आ गई कि नरेश ने धीरे धीरे ही सही, अब नरेश ने दूसरी जातियों में भी सेज लगाना शुरू कर दिया है। ये बात नरेश को समझ में आ गई है। मुझे लगता है ये नरेश के लिए फायदेमंद चुनाव रहा। बैलेट पेपर में भी आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों की बात, बैलेट पेपर में उनको कोई वोट नहीं मिला, ये संकेत था। ये संकेत था कि भाई नरेश का जो एक रवैया है, जो तरीका है, नरेश अगर शांत हो जाएंगे, लोग कहेंगे 3 चुनाव लड़ लिए, ढीले हो गए, दम नहीं बचा। नरेश अगर अग्रेसिव हो रहे हैं तो लोग कह रहे तो अग्रेसिव हैं। तो नरेश अब फंस गए उस दुविधा में कि अग्रेसिव हों कि शांत रहें, क्योंकि राजस्थान की जो तासीर है ना, जितना मैं जान रहा हूँ 10 साल से जो मैं यहाँ की पत्रकारिता में काम कर रहा हूँ, यहाँ तो जितना सीधा होगा उतना बड़ा नेता होगा। उठा के देख लीजिए, चाहे भैरव सिंह शेखावत जी को, चाहे गहलोत जी को, चाहे वो कितने बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हों, सीधे हैं तो बढ़िया हैं, यहाँ पर उग्रता नहीं चलेगी। ये दूसरे स्टेट का चुनाव नहीं है। नरेश जिस इलाके से आते हैं, बहुत सारे मीडिया नेता वहाँ चुनाव जीत के आते हैं, कई बार चुनाव जीत के आते हैं। जैसे नरेश की सीट है जो प्रताप सिंह भी चुनाव जीत के आते हैं छबड़ा से। आप उनको मिलोगे लगेगा ये पहली बार के विधायक, सरल। तो नरेश उस तासीर को समझ नहीं पाए, नरेश आगे दूसरे उग्रता में, उग्रता से उधर नहीं जा पा रहे, तो बीच में फंस गए हैं। तो उनका चुनाव तो अच्छा था, लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी जो गलती हुई ना, उनके उस मन से हुई। उस बात को उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि मैं आ जाऊंगा तो ये कर दूंगा, और मैं आ जाऊंगा अधिकारियों से मिलूंगा, ये करूंगा। ये मुझे लगता है कि इनके लिए मिसमैनेज हो गया और वो बड़ा नुकसान कर गया इनके लिए, मुझे जो लगता है। कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे, कांग्रेस की रणनीति को लेकर क्या कहेंगे कि उनकी जो रणनीति, गोविंद सिंह डोटासरा हो, प्रमोद भाया हो, अशोक चांदना हो, जिनको प्रभारी बनाया गया था, उनके लिए भी वो जो आपस में जिस तरह से वाद विवाद जब हुआ, तो कहीं ये भी चीजें क्या नुकसान नरेश मीणा को कर गई और कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत कर लिया जिस तरह से चुनाव लड़ा? देखिए मैं बताऊं आपको, वहां पर कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, वहां भाया ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाया है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है तो क्रेडिट लेनी चाहिए भाई, उनकी पार्टी का विधायक चुनाव जीत करके आया है। और अशोक चांदना भी प्रभारी थे तो उन्हें भी श्रेय जाना चाहिए, चूंकि अब यहीं से अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, लकीर खींचनी है। देखो मेरे चुनाव में, मेरे कार्यकाल में चुनाव जीत के आया, और अशोक चांदना के कार्यकाल में हमने चुनाव जितवाया, जो उनको प्रभारी बनाया। तो ये ठीक है, अपनी गोटी बैठाने के लिए सेट है दिल्ली में। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मैं अशोक चांदना का इंटरव्यू करके आया था, जमीन पर भाया ही सब कुछ थे। भाया का अपना मैनेजमेंट है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, 5वीं बार का चुनाव था, उनके लोग हैं, उनके लोग सेट है, वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, वोट लाते हैं, वोट दिलवाते हैं। इस चीज़ को नरेश और मोरपाल दोनों नए थे, उस इलाके में नए थे, भले उनके साथ लंबी टीम लगी रही होगी, लेकिन ये वोट देने, दिलवाने, किसको लाना किसको नहीं ले जाना, इसमें भाया मजबूत रहे। इसलिए उनके वोटर शांत रहे, बोले ही नहीं। हम लोग जिससे बात करते थे, अरे नहीं भाया तो कुछ नहीं, लेकिन भाया के लोग ये जरूर कहते थे कि अंततः भाया की जीत होगी, क्योंकि भाया के पास सिस्टम है। और नरेश ने चुनाव परिणाम आने से पहले कह दिया मैं हार गया, भ्रष्टाचार जीत गया। तो उसका संकेत यही था कि भाई पैसे से चुनाव को मैनेज किया गया। हालांकि ये बात कहीं दिखी नहीं, कहीं समझी नहीं, लेकिन प्रमोद जैन भाया ही कांग्रेस है वहाँ, ये बात मुझे समझ में आ गया पूरे 12 में। अब क्या इस चुनाव से प्रमोद जैन भाया के बड़े नेता के स्थापित रूप हो गए कि ज्यादा और उनका कद बढ़ेगा कांग्रेस के लिए? देखिए एक बात वहाँ खूब चल रही थी कि नरेश जीते या प्रमोद जैन भाया जीते, फिर उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि वो उन पे केसेस चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं। 6 महीने में फिर कुछ ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर ये कर देते हैं तो भाजपा की थोड़ी सी वैल्यू वहाँ बढ़ेगी, और नहीं कर पाते तो जो कहा जा रहा है भाजपा कांग्रेस मिली हुई है, 60 गांठ वो क्लियर हो जाएगी। इस बात को सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। इस बात को हनुमान बेनीवाल ने खुद आज कहा कि दोनों मिले हुए हैं, उन पर एक भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रमोद जैन भाया का कद तो अब बढ़ना नहीं है, क्योंकि न तो उन्हें अध्यक्ष बनना है पार्टी का और न राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। सरकार आएगी तो प्रमोद जैन भाया मंत्री बनेंगे, कोई हटा नहीं सकता। तो प्रमोद जैन भाया ने समझा दिया कांग्रेस को कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। जब इतनी सरकार लगी हो, लोग लगे हो, फिर भी चुनाव जीत कर कोई आ रहा हो, तो ये उनके लिए संदेश है भैया हम चुनाव लड़ना जानते हैं। किस तरह से देखते हैं कि 2028 है और उसके बाद उससे पहले पंचायत राज चुनाव में क्या असर इस, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल बीजेपी सरकार का रहा है, इस कार्यकाल को लेकर उपचुनाव में उनकी परीक्षा थी, तो आप कैसे देखते हैं कि पंचायती राज चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? पंचायती राज में सरकार की परीक्षा होगी सीधी, ये तो चलो ठीक है, मैडम थी, राजा थे, वो उनका खेल करके आपने खत्म कर दिया। अब तो सीधी पंचायत चुनाव में सीधी सरकार से पूछा जाएगा भाई आपने क्या किया 2 साल में, आपने पंचायत के लिए क्या किया है। अब आप बता दोगे मैंने इतना बजट दिया, इतना ये किया, उतना ये किया, वो सब चल जाएगा, लेकिन चुनाव आप जब नहीं जीत पाओगे, क्योंकि याद होगा आपको कि पिछली बार बीजेपी जब कांग्रेस सरकार थी
तो बीजेपी शहरों में कमजोर हुई थी और ग्रामीणों में चुनाव जीत के अच्छे से आई थी। मुझे याद है सतीश पूनिया ने नारा दिया था कि हमने ग्रामीणों में बहुत अच्छा काम किया। अब चुनौती है कि अब शहर में जीती है और ग्रामीण में जीती, क्योंकि सरकार आपकी है। तो ये तो मशीनरी का चुनाव होता है, सरकारी मशीनरी यूज़ की जाती है। अगर ठीक से यूज हो गई तो सरकार में इनकी वापसी होगी, और नहीं कर पाए तो फिर तो सवाल खड़े होंगे, और जो हो रहे हैं अभी भी। क्या लगता है कि ओम शांति एक बड़ा फैक्टर लगातार बात हाड़ौती में होती है, क्या ये फैक्टर इस बार भी चला, और क्या कोई साठगांठ इस तरह की लगी कि ओम बिरला और शांति धारीवाल के बीच में भी ये खेल चला, वो भी दूसरे रास्ते से मदद करते रहे? देखिए वहाँ पर ओम शांति हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने ओम को परेशान किया, ओम बिरला को, उसी तरीके से नरेश ने प्रमोद जैन भाया को दबाया वहाँ, और इसलिए ये सब एकजुट हो जाते हैं ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रहलाद गुंजल से लड़ने के लिए। उसी तरफ जाइए तो शांति धारीवाल और प्रताप सिंह भी, ये जो 4-5 बड़े चेहरे हैं जो वैश्य वर्ग से आते हैं, ये हमेशा एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि इनका आपस में बिजनेस है, व्यापार है, संबंध है, रिलेशन है, दोस्ती है। और नरेश साथ वो मीणा लोग नहीं खड़े हुए, चूंकि कुछ कांग्रेस में थे, कुछ भाजपा में थे, तो नरेश तो अकेला पड़ गया वहाँ। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल शेखावटी से आते हैं, नागौर से आते हैं, तो उनका उतना असर पड़ा नहीं। झुंझुनू से आते हैं, तो झुंझुनू और नागौर का ट्रेंड वहाँ पर नहीं है, वहाँ का ट्रेंड बहुत अलग है। मैंने वही कहा कि थोड़ा सा वहाँ एग्रेशन चाहिए, लेकिन एकदम से एग्रेशन नहीं चाहिए। तो ओम शांति तो हो ही रहा है हाड़ौती में, और दोनों की चल भी रही है, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। कोटा में जाइए देखिए, खूब विकास हुआ है। अब उसे कोई मान रहा हो चाहे नहीं मान रहा हो, लेकिन ओम शांति का खेल वहाँ पर जारी है, हर क्षेत्र में वहाँ खेल खेल रहे हैं दोनों मिल करके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि वो जिम्मेदारी हालांकि सबकी होती है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। तो क्या लगता है कि जिम्मेदारी बीजेपी को समझनी होगी, और कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले वक्त में अपने आप में कुछ परिवर्तन करना होगा? 2 साल का कार्यकाल है, उसके बाद 28 है, पंचायती राज चुनाव भी है, सारी चीजें हैं, क्या कहेंगे? देखिए मदन राठौर बहुत ही शार्प और बहुत चालाक नेता है, और भाजपा में ऐसे नेता बहुत कम मिलेंगे जो खुल करके बोलते हों। मदन राठौर ने कह दिया मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, संगठन का चुनाव था, हम हार गए, लेकिन अब जो नेता ये कह रहे होंगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, उनकी भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। भाई आपकी कहने से हमने आपको टिकट दिलाना है तो आप टिकट दिलाने आ जाते हो, और चुनाव जितवाने कौन आएगा? अध्यक्ष आएगा। अध्यक्ष तो दिखाई नहीं आपको, देगा, आपने देखा होगा अध्यक्ष न तो रथ पे दिखे न वहाँ दिखे। अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये होती कि भाई टिकट आपने दिया, तो अध्यक्ष ने जिम्मेदारी लेकर के जो एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो तैयार हो रहा था, वसुंधरा, भजन लाल, जो तमाम बड़े बड़े नेताओं का, उन्होंने खत्म कर दिया। भैया सब मजे करो और अपने हिसाब से हम चलाएंगे। अब चूंकि जिम्मेदारी जब आपने ले लिया तो संगठन का काम भी आपके द्वारा ही होना चाहिए ठीक तरीके से। अब जो विस्तार होगा, जो संगठन में जो कार्यकारिणी आएगी, अब वहां पर ये क्लियर हो गया कि मदन राठौर किसी की चलने नहीं देंगे, खुद अपने मन से तय करेंगे, जो काम का होगा उसको तय करेंगे, जो काम का नहीं होगा बाहर जाएगा। ये मैसेज दे दिया उन्होंने। चलो, संगठन का विस्तार और मंत्रिमंडल का विस्तार आप कब देखते हैं, कितनी जल्दी हो जाएगा? संगठन का विस्तार बिहार चुनाव के बाद, ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेंगे तो चुनाव के बाद ही संगठन का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिस्ट जा चुकी है, वहां से सिग्नेचर करना है। मुझे लगता है कि सबसे पहले संगठन का विस्तार होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल की बातें होगी। जो संगठन में जो विधायक नहीं आ पाएगा, जो विधायक संगठन से बाहर जाएगा, फिर उसको देखेंगे मंत्रिमंडल। अगर जिसे मंत्री बना दिए फिर संगठन में लाना मुश्किल होगा। संगठन के आदमी को मंत्री बनाना आसान होता है, मंत्री को संगठन में लाना बहुत मुश्किल होता है। वो कहता जरूर है, लेकिन वो बहुत ही अनमन से आता है वो, और बहुत कुछ न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो जो भी लोग मंत्रिमंडल से हटेंगे, मुझे लगता है वो संगठन में नहीं आने वाले हैं। उसके पहले संगठन आएगा, बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, हमारे साथ लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, और संतोष पांडे जी ने जिस तरह से पूरे सिनेरियो को सामने रखा, इस चुनाव परिणाम में जो भी हुआ उस सबको सामने रखा, और कहा कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी गलतियां की, किन नेताओं ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, ये सारी चीज़ें हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदारी ली क्योंकि संगठन के अध्यक्ष हैं ऐसे में, लेकिन आने वाले वक्त में अब बहुत सारी चीज़ें अंतर चुनाव परिणाम के बाद क्लियर हो गई हैं, और अब बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की में जान आ गई है, इस अंतर चुनाव जीतने से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का उन्हें एक नया विजन मिल गया है, नई जो रणनीति तैयार होने को वो सामने है, वो घेर सकते हैं। क्योंकि अंतर चुनाव 2 साल का कार्यकाल बीजेपी का है, उसका परिणाम यहाँ पर है, तो इन चीज़ों को सामने रख सकती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रही जिनकी वजह से उन्हें जो वोट जीतने के लिए मिलना था वो कम रह गया, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपने दम पर कहीं ना कहीं ये चुनाव जीता। और उन्होंने जिस तरह से वहाँ की 25 से 30 साल की जो राजनीति से उनका अनुभव उन्हें मिला, उन्हें पता था कि कहाँ क्या और किस तरह से क्या करना है, क्योंकि साम दंड भेद राजनीति में सब जायज़ है, और उस जायज़ शब्द को उन्होंने इस चुनाव परिणाम में बता दिया। पॉलिटिकल पंचायत
के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दर्शक।